ओके कल हम लोगों ने क्वेश्चन जो सॉल्व करा था उसमें m का वैल्यू आ गया था ना आपके पास, 1/5 माइनस 5 माइनस 1/5, फिर 1/5 था 1/5 था और -5 था। 5 ठीक है, तो इसका मतलब लाइन की दो दो इक्वेशंस आने वाली थी। ये खुद से सॉल्व किया होगा आप लोगों ने सबने, आई होप। ठीक है, क्या परपेंडिकुलर? हाँ, ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। डीपीपी 1 करा सब लोगों ने? हाँ 26 तक क्या पर फिर उससे कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करके क्वेश्चंस के वो हुए क्यों? समथिंग मतलब पॉइंट है क्या फिर वो ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस ऐसा बोला था 10वीं क्लास में सीखा है ना, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही तो होती है, और दोनों का इंटरसेक्शन एक पॉइंट होता है। कैसे निकालते हैं? या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन, कैसे भी करके निकाल डालो। पॉइंट मिल गया तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप खुद से सोच सकते हो। पूछना डाउट, मैं बताऊंगा आपको अभी तक। हाँ, वी विल डिस्कस टुडे। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2 को। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, बातें नहीं। पासिंग थ्रू -2 कॉमा -7 and making an angle of tan inverse 3/4 with line 4x plus 3y is equal to 3. ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि देखिए इधर दो लाइन है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो -2 -7 से पास कर रही है, -2 -7 से पास कर रही है। और जो नहीं देखेगा नहीं समझ में आएगा, देख लो इधर। और दूसरी लाइन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? tan इनवर्स ऑफ 3/4। अभी tan इनवर्स का जो लफड़ा है ना वो अपन समझ लेते हैं, इससे डरना नहीं है अपने को। जो भी एंगल है थीटा, वो tan इनवर्स ऑफ 3/4 है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, कल ही मैंने सिखाया था आपको कि थीटा जो है एंगल बीच में जो है वो है tan इनवर्स ऑफ 3/4, है ना। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो यहाँ से? tan इनवर्स को इस तरफ ले आओ, अभी इतना समझ लो बस कि tan थीटा हो जाएगा 3/4 के बराबर। ठीक है, अच्छा बढ़िया। अब ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, दोनों के बीच में एंगल इतना है, तो एंगल बिटवीन द लाइन का फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है, इतना तो अपन समझ गए। और डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हो यहाँ पे। ये वाली लाइन का स्लोप मैं मान लेता हूँ m, इस वाली लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा बताओ मुझे? माइनस पक्का? इसको m2 बोल देंगे और ये m1 को m ही बोल दिया। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बस यहाँ से आपका m का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ही मेरे पास m का वैल्यू आया, क्या मैं ये वाली लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ? क्योंकि स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख दोगे आराम से। ठीक है, करो सॉल्व जल्दी से, ये आपको खुद से सॉल्व करना है।
ऑनलाइन कितने लोगों ने डीपीपी सॉल्व कर लिया? ऑफलाइन तो मैं चेक कर लूँगा अभी। ऑनलाइन कितने लोगों ने किया है? आपको भी चेक कर लूँगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। रेज हैंड वाला बटन दबा के रखिए बस, मैं आके चेक कर लूँगा अभी। 40 क्वेश्चंस थे, 40 है ना। आज की आज करना था आपको, आज नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर, जो आज नहीं की होगी। कुणाल ने करा है, बस एक ही बच्चे ने करा है, बाकी किसी ने नहीं करा। सर 15 क्वेश्चन करा कुणाल ने। तुम 15 क्वेश्चन में रेज हैंड कर दे रहे हो, वो भी शान से। हाँ भाई, तो tan थीटा का वैल्यू कितना? 3/4। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m प्लस 4/3। इसको 3m प्लस 4 लिख दूँ, है ना। 3m प्लस 4/3 तो आएगा, वो कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 4m। ठीक है, मॉड हटेगा, प्लस माइनस बटेगा, बांट दिया। दिस इज इक्वल टू 3m प्लस 4/3 माइनस 4m। अब क्या करें अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन दो बार करना पड़ेगा। ठीक है सर, वैक्सीन लेने गया था, सुयोगी सिंह। वैक्सीन, तुम वैक्सीन नहीं भी लेते ना तो तुम तब भी होमवर्क नहीं करते। इतना तो जान गया हूँ मैं काफ़ी बच्चों को। ठीक है, तो एक स्लोप प्लस 3/4 है और एक माइनस 3/4 है। कोई बात नहीं, कल करके आओ, देखते कल कितना कर लोगे होमवर्क। कल 2 डीपीपी दे दूंगा मैं आपको। खैर एक ही करके आ जाओ तुम, मेरे लिए तो उतना ही काफ़ी, खुद से, है ना, बिना छापा छपाई। खैर डीपीपी में छापा छपाई नहीं कर पाओगे आप लोग। तो एक बार प्लस 3/4 से मैंने कैलकुलेशन करा, कर दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई? क्या हो जाएगा? 9 माइनस 12m इज इक्वल टू 12m प्लस 16। तो ये कितना आ जाएगा? 9 माइनस 16 कितना होता है? 16 माइनस 9 7, माइनस का 7 इज इक्वल टू 24m। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है? -7/24। ओके अच्छा, अगर मैं -3/4 लेता, -3/4 लेता इस तरफ, तो कैलकुलेशन कैसा होता देखते हैं। -9 माइनस माइनस प्लस 12m इज इक्वल टू 12m प्लस 16। ठीक है, इधर देखो, यहाँ से अपने को क्या मिला कि m का एक वैल्यू मिल गया, m का एक वैल्यू मिल गया, दैट इज -7/24। आगे देखो सब, आगे देखो, हाँ यहाँ से अपने को m का वैल्यू क्या मिला? -7/24। मतलब ये जो लाइन है जो थीटा एंगल tan इनवर्स 3/4 बना रही है, उसका स्लोप क्या होना चाहिए? -7/24 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन m का एक और वैल्यू आ सकता है, तो हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पिछली लाइन में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में 2 आंसर आए थे ना m के, मतलब ऐसी 2 लाइन एग्जिस्ट कर रही थी जो कि सेम एंगल बना रही थी पिछले क्वेश्चन में। ऐसा हो सकता है ना, कोई एक लाइन के साथ 2 लाइन सेम एंगल बना सकती है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। सॉल्व करते हैं इसको अपन। जब मैंने सॉल्व करा इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करा -3/4 से, तो ये 12m और 12m कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? -9 इज इक्वल टू 16। क्या होता है ये नॉनसेंस होता है। अच्छा, ये नॉनसेंस आया, मतलब जो दूसरा स्लोप है ना, वो डेफिनेटली नॉट डिफाइंड रहा होगा, ऐसा सोचना है अपने को। ठीक है, ये आइडिया दिमाग में घुसाना है कि अगर ऐसा नॉनसेंस आ जाता है, मतलब स्लोप तो दो ही रहे होंगे, लेकिन जो दूसरा स्लोप रहा होगा वो नॉट डिफाइंड रहा होगा, या फिर, अच्छा नॉट डिफाइंड कब होता है स्लोप? 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या समझना है आपको कि स्लोप नॉट डिफाइंड रहा होगा, या जो दूसरी लाइन आती वो परपेंडिकुलर रही होगी एक्स एक्सिस से, ऐसा सोचना है। परपेंडिकुलर रही होगी, तो आप इसको नॉट डिफाइंड बोलो या इनफाइनाइट स्लोप बोलो, मेरे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको कल समझा चुका हूँ, दोनों एक ही चीज़ होती है, दोनों परपेंडिकुलर ही कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि
ये जो m1 इसको m1 मान लो, ठीक है, और ये सेकंड स्लोप जा रहा है मेरे पास, वो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लाइन की इक्वेशन तो आप आराम से लिख दोगे, लिखे पहले यहाँ से लाइन की इक्वेशन। देखो पॉइंट पता है अपने को -2, -7, तो y -7 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x -2। अच्छा, यहाँ पे इनफाइनाइट स्लोप जो होता है वो कैसा दिखता है, देखो इधर प्लीज, देखो -2, -7 वैसे इस क्वाड्रेंट में होगा, ऐसा कहीं पॉइंट होगा -2, -7। देखते हैं कौन बता पाता है इस क्लास में। एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है और वो इस पॉइंट से पास कर रही है -2, -7 से, है ना, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। तो क्या आप इस लाइन की इक्वेशन लिख पाओगे, ये वाली लाइन की इक्वेशन, बिना किसी एफर्ट के, ओरली मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसकी इक्वेशन किस टाइप की होती है, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की होती है, मैं आपको सिखा चुका हूँ, याद आया। मतलब इस लाइन पे हर जगह एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, पक्का। तो कोई भी एक एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, वही सारे होंगे। तो ये वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2, तो सबका -2 होगा, हर पॉइंट का, कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट ले लो इस पॉइंट पे, या कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, सबका एक्स कोऑर्डिनेट -2 होगा। तो क्या लाइन की इक्वेशन में डायरेक्टली नहीं लिख दूंगा एक्स इज इक्वल टू -2, आ रही समझ में बात, है ना, एक्स इज इक्वल टू -2। ये सोचना पड़ता है इनफाइनाइट स्लोप वाले केस में, ठीक है। अच्छा, लिख लो, दो इक्वेशन आई मेरे पास, पहली इक्वेशन वो, दूसरी इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन आपको ऑप्शन में मिलेगी, ठीक है। अच्छा, एक लाइन अगर मैं ऐसे पैरेलल बनाता हूँ, रफ वर्क है ना, ये रफ वर्क है, क्वेश्चन से हट के मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई। मैं आपको अगर इस लाइन पे रखा हुआ कोई एक पॉइंट बता देता हूँ, लेट अस से 3,2, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस की, क्या आप मेरे को इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हो, y इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। बस ऐसे ही जज करना होता है, कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो कोई भी एक पॉइंट पता हो तो अपना काम हो जाता है। अभी इसमें थ्रू आउट हर जगह पर वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, बस आपको एक भी वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सोचते हैं इन टाइप के इक्वेशन में। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपका नॉनसेंस आ जाना तो समझ जाना कि स्लोप नॉट डिफाइंड रहा होगा, मतलब लाइन परपेंडिकुलर रही होगी, तो उसको आप इनफाइनाइट स्लोप भी मान सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। खैर इन्फिनिटी यहाँ पे नहीं भी लिखता तो भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाता है, ऐसे ही करना है ना क्वेश्चन, ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, यू नीड नॉट राइट दिस। अच्छा, ये क्या है भाई, तेजस, लिखो हाउ टू फाइंड ऑर्थो सेंटर। अब हम फाइनली सीख सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइट या ऑल्टीट्यूड। अच्छा, तो किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या, हाँ बताया मैंने, x1 सिग्मा x1 tan 2a, है ना, याद है, वो वाला बड़ा सा घटिया सा फॉर्मूला, मैंने बोला था वो यूज़ नहीं आएगा कभी। कैसे निकालेंगे आज अपन सीखते हैं।
क्लास का हर बच्चा अगर ध्यान देगा तो कभी नहीं भूलोगे यार, बड़ा आसान है ऑर्थो सेंटर निकालना। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, पहली बात, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो यूज़ नहीं आएगा, मैंने तभी बता दिया था आपको। लेकिन अब हम सीखते हैं ऑर्थो सेंटर निकालेंगे कैसे। अगर अपने को कोई ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, है ना, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है, तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है। मतलब ऑर्थो सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? ऑल्टीट्यूड का। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं दो ऑल्टीट्यूड बनाता हूँ, है ना। पहला ऑल्टीट्यूड ए से, तो ए से मैंने ऑल्टीट्यूड बनाया, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। इज दैट ओके? अच्छा, ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है इसका नाम है ए एम दे देता हूँ। क्या आप इस ए एम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मिड पॉइंट नहीं होता है उसका स्लोप मिलेंगे, उसका नेगेटिव स्लोप है इसका। देखो ये वाली लाइन जो है बी सी, ये परपेंडिकुलर है ए एम के। सब ध्यान से देखो, ये लाइन जो है बी सी, ये ए एम के परपेंडिकुलर है ना। तो जो बी म्यूट कैसे हो जाता है अपने आप? सॉरी, म्यूट हो गया था, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो हम ए बी की इक्वेशन लिख देंगे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से, ठीक है, ये दोनों पॉइंट पता है अपने को। तो ए बी की इक्वेशन, ए बी का स्लोप जैसे ही आ जाएगा उसका नेगेटिव इन्वर्स करके ये सी एन हाइट जो है उसका स्लोप आ जाएगा, बिकॉज ये और ये परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव इन्वर्स ही करना होगा, ठीक है। अब आपको ये डॉटेड लाइन सी एन का स्लोप पता है और इसमें से एक पॉइंट पता है, तो क्या आप इक्वेशन लिख दोगे लाइन की, है ना। तो ये हाइट नंबर 1 और हाइट नंबर 2 की इक्वेशन आ गई। जैसे ही इक्वेशन आ गई उसके बाद आप दोनों हाइट की इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जो आपने चैप्टर 3 10th क्लास में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन दोनों को जैसे सॉल्व करोगे तो आपको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। और हाइट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? वही तो ऑर्थो सेंटर होता है। हाइट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। तो ये बस देखो, मेहनत का काम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आसान है, लेंदी है तो इजी बट लेंदी है, ठीक है। क्योंकि आपको सोचो पहले ये लाइन की निकालनी है, फिर ये लाइन की निकालनी है, दोनों को सॉल्व करना। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर तीसरा हाइट भी निकाल दो। अरे 2 ही हाइट काफ़ी है भाई, तीसरा हाइट भी वहीं से पास होगा, ज़रूरी थोड़ी वो निकाले अपन। 2 हाइट को सॉल्व करने से अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके स्टेप्स मैं लिख देता हूँ, लिखेंगे अपन। फाइंड स्लोप ऑफ ए एम इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ बी सी। ए एम का स्लोप जो है वो नेगेटिव इन्वर्स ऑफ
BC के बराबर है, ठीक है। राइट डाउन इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड, कौन सा ऑल्टीट्यूड, AM एंड सिमिलरली CN, एंड सिमिलरली CN, ठीक है। थर्ड, सॉल्व इक्वेशन ऑफ AM एंड CN to get orthocenter. ठीक है। पहली बात तो ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा, फॉर्मूला किस किस का होता है, किस किस का होता था HGOI में से? G का होता था x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, और किसका होता था? इन सेंटर का होता था ax1 + bx2 + cx3/a + b + c। ये क्या होता था? साइड, ट्राइंगल का साइड का लेंथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाउ टू फाइंड। अच्छा, मेरे को फिर से बताओ अभी जो मैंने बताया आपको कि क्या क्या निकाल सकते थे अपन। सेंट्रोइड निकाल सकते हैं और इन सेंटर, याद रहेगा, सेंट्रोइड और इन सेंटर। क्या क्या नहीं निकाल पाते थे फॉर्मूले से? ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर कैसे निकालेंगे अपन, वो देखते हैं। OH, हाँ यही दोनों है OH जिनको अपन नहीं निकाल सकते, सरकम सेंट्रो, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्थो सेंटर में मैंने H नहीं लिखा। तो सेम सिनेरियो है, आपको एक ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस गिवन है, वर्टेक्स A x1, y1, और उसी तरह से वर्टेक्स B और वर्टेक्स C गिवन है। अब आपको क्या निकालना है? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और हाइट में क्या फर्क होता है पता है ना आपको? क्या हाइट परपेंडिकुलर है? बाइसेक्ट नहीं करती है। हाँ, बट ये बाइसेक्ट नहीं करती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और हाइट में यही फर्क होता है। अब जैसे कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं लिखूंगा, इस लाइन का ये लिखा मैंने, तो ये रहा परपेंडिकुलर, और वो बाइसेक्ट कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा तो ये डेफिनेटली क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, है ना। तो इसको मैं M बोल देता हूँ। क्या मैं M पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा आराम से मिड पॉइंट थ्योरम से? 2 सेकंड नहीं लगता है। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, मिड पॉइंट थ्योरम से ये आ जाएगा। एक पॉइंट पता है, बस अब स्लोप पता चल जाए तो काम हो जाएगा मेरा। उसी तरह से दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी पॉइंट और स्लोप पता चल जाए, 2 इक्वेशंस आएगी, सॉल्व करके अपन निकाल लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ तक लिखो। अच्छा देखो कैसे, हाँ हाँ हाँ, ये जो डॉटेड लाइन है इसका स्लोप क्या होगा? जो भी BC का स्लोप होगा उसका नेगेटिव इनवर्स, तो नेगेटिव इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ BC, ओके। और ये वाली एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, इसको N बोल देते हैं। तो N का पॉइंट अपन निकाल लेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से, और इस डॉटेड लाइन का स्लोप क्या होगा? नेगेटिव इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ AC। चेक करके देखो,
दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जो कि सरकम सेंटर होगा, ठीक है, और ये पॉइंट होगा ऑर्थो सेंटर। स्टेप्स लिखते हैं इसके। ये थर्ड स्टेप के बाद क्या करना है? इक्वेशन सॉल्व करना है, और फिर एक्स और वाई जो आ जाएगा फिर वो उनका। हाँ वही कोऑर्डिनेट डीपीपी में क्वेश्चन मिला होगा आपको, अगर किया होगा तो करके बता दूंगा मैं, डोंट वरी। लिखो स्टेप्स। क्या करोगे अपन, सबसे पहले स्लोप ऑफ ये निकालेंगे ना, फाइंड स्लोप ऑफ बोथ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फाइंड स्लोप ऑफ बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, दैट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC एंड -1 अपॉन, बोथ की जगह 2 लिख दो, 2 ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दो, ठीक है। सेकेंड, both perpendicular bisectors will pass through respective midpoints of the sides. Third, write their equations and solve them. अभी कहना बड़ा आसान है, करके देखते हैं अपन। खैर आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा तो आप कर भी दोगे। केमिस्ट्री का क्या है, टेस्ट है क्या, समझा नहीं मैं क्या। अच्छा मेरे को लगा टेस्ट वेस्ट है कोई। फिजिक्स का तो आज ऑफ है ना। हाँ टेस्ट भी है केमिस्ट्री की, डेली आफ्टर क्लास होते हैं क्वेश्चन 1 घंटे का। ओके देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड, सिर्फ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are
A1,2, B3,4, C7,3. देखें, पॉइंट ए पता है अपने को 1,2, पावर कट हुआ है कुछ अंधेरा है वो एकदम। बी हो जाएगा 3,4 और सी हुआ 7,3। क्या निकालना है आपको? ऑर्थो सेंटर। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? हाइट्स का, ऑल्टीट्यूड का। तो हम लोग पहला ऑल्टीट्यूड बना दे। ये देखो पहला ऑल्टीट्यूड मैंने बनाया ए एम। तो पहले आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे, देखो बड़े आराम से है ना। हम लोग क्या करेंगे कि स्लोप ऑफ ए एम लिखना चाहेंगे, तो क्या आप पहले स्लोप ऑफ बी सी लिख देंगे? हाँ, स्लोप ऑफ बी सी लिख देता हूँ। देखो 2 सेकंड लगेगा। y2 3 - 4 -1/7 - 3 4। ठीक है। अब इसका उल्टा और नेगेटिव इन्वर्स होता है, तो इसका नेगेटिव इन्वर्स हो जाएगा 4। तो इसका स्लोप हो जाएगा ए सी का 4 के बराबर। तो ए सी की इक्वेशन में लिख दूँ, 2 सेकंड लगेगा मुझे लिखने में। देखो ए सी की इक्वेशन हो जाएगी ए एम की इक्वेशन ऑफ ए एम क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ ए एम y - 2 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - 1 हो जाएगा ना, ये आ जाएगी इक्वेशन। तो इसको अपन डायरेक्ट लिखेंगे 4x - y 2 - 4 - 2। चेक करो। अब ये इक्वेशन ऑफ एम आ गया। कोई और हाइट लिख देता हूँ मैं, ए बी का लिख देता, चलो मतलब ये वाली सी एन, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो खूबसूरत आ रहा है। देखो स्लोप ऑफ ए सी ए बी, सॉरी ए बी का स्लोप कितना आ जाएगा निकालो। 4 - 2 y2 - y1 अपॉन 3 - 1 कितना आ रहा है? 2, तो 1 आ रहा है। तो ये जो हाइट है इसका स्लोप कितना आ जाएगा? -1 है ना, स्लोप ऑफ सी एन। ठीक है। अच्छा तो ये हाँ सी एन की इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन सी एन हो जाएगा y - 3 इज इक्वल टू x - 7। ठीक। तो ये -x आएगा यहाँ पे, इसको LHS में बुला लो। तो +x + y -3 और यहाँ पे +7, तो -10 हो जाएगा। चेक करके देखो, यहाँ माइनस +7 होता, वो इधर आके -7 होगा, तो -3 - 7 -10 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये रही एक हाइट और ये रही एक हाइट। दो हाइट की इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ऑर्थो सेंटर में मिलेगा। तो हम लोग दोनों को ऐड कर देते ना, ऐड कर डालो। तो x + y - 10 = 0, इसी को तो कहते हैं सॉल्व करना। यही तो होता था, एलिमिनेशन मेथड है ये बेसिकली। ये दोनों कट जाएगा तो 4x + x5 - 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 12/5 आ जाएगा। तो मतलब ऑर्थो सेंटर जो है उसका x कोऑर्डिनेट मेरे को पता चल गया। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको उठा के यहीं पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, कहीं पे भी रख दो। मैं यहाँ रख देता हूँ। तो x 12/5 रख दिया x की जगह, प्लस y - 10 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 10 - 12/5। ठीक है। तो 50 - 12 कितना हो जाएगा? ये 38 हो जाएगा क्या? 38/5। तो ये आ गया आपका ऑर्थो सेंटर का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे आंसर, फाइनल आंसर ये आ जाएगा आपके पास 12/5 और 38/5। ठीक।
ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। लिखिए A 0,8, B 2,4, C 6,8, ये दिया हुआ है आपको है ना, आर वर्टाइसेस हो an equation of altitudes and perpendicular bisectors of triangle ABC and hence find coordinate of orthocenter and circumcentro। लंबा क्वेश्चन है। कहने की बात यह है कि लास्ट वाली जो लाइन है ना वो करना है आपको। रिपीट, आपको जो लास्ट वाली लाइन है वो करना है, उसके लिए मैंने बस क्वेश्चन पूरा छापा है। ठीक है, तो आपको मैं समय दूंगा पूरा 5 मिनट्स। 5 मिनट्स बहुत होता है क्योंकि आपने देखा ना बहुत जल्दी निकलता है ऑर्थोसेंटर। 2 इक्वेशन निकाल के सॉल्व भी करना है आपको। ठीक है, तो इफ़ यू आर फास्ट इनफ आप आराम से निकाल दोगे 5 मिनट में दोनों। 5 मिनट का समय लो, मैं सिर्फ आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ आपको। देखते हैं किसी का आया क्या ऑर्थो सेंटर? 0,8 0,8 मतलब infinity of समय में short BM पहले BM डिफाइन करेंगे। अच्छा नॉट डिफाइन डेटा ये इतना कैसे? देखिए 0,8 तो पॉइंट इसका वर्टेक्स का ही है ना, तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया होगा। तो हमेशा एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हमको कि कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं। नॉट डिफाइंड आया एक स्लोप, इसलिए कैसे बताऊं? अच्छा एक काम करते हैं, तीनों लाइन का स्लोप फटाफट निकाल देते हैं ना, 5 सेकंड लगेगा मेरे को निकालने में। देखो ये स्लोप ऑफ BC, हाँ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है पक्का? गलत मत बताना, बहुत मारूंगा। स्लोप ऑफ AC -4 पक्का, और स्लोप ऑफ AB 8 - 8 0। अबे ये 0 आएगा, और इसका स्लोप अबे क्या कर रहे हो यार? 8 - 0 4, 8 - 4 4 और -2 एक स्लोप नहीं बता पा रहे हो ढंग से। 8 - 4 4 और 0 - 2 तो 4 - 2 होगा ना, सही तो है। तो देखो इसमें से मैं चेक करना चाह रहा था कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो कोई दो स्लोप तो एक दूसरे के नेगेटिव इनवर्स होते हैं, कोई दो स्लोप तो एक दूसरे के नेगेटिव इनवर्स होते हैं ना, 90 डिग्री बन जाता। अरे भाई ये और ये अगर मान लो ये 90 डिग्री होता बाई चांस, तो इसका और इसका प्रोडक्ट -1 होता दोनों स्लोप का। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, कहीं पर भी नहीं हो रहा, तो इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा पहले ही चेक कर लिया करो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला हाइट की इक्वेशन लिखनी है, वो वाला हाइट की इक्वेशन लिखनी है, और आपका काम हो जाएगा। अच्छा तो लिखा है आप लोगों ने? कौन सी हाइट की इक्वेशन लिखी बताओ मेरे को? AM
और वो -2 की लिखिए। सी सी ए बी के ऊपर आएगा वो सी एन ना, ए बी हाँ के ऊपर। ठीक 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 ठीक, देख लो आराम से ये क्वेश्चन देख लो, फिर आप लोग डीपीपी सॉल्व करना बची हुई, उसमें 2-3 क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे अपन, ये बीसी का स्लोप पता है अपने को 1, तो ये एम का स्लोप कितना होगा -1। एम की इक्वेशन लिख देता हूँ y - 8 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - 0। तो क्या ये ऐसा हो जाएगा, -x आएगा इधर, तो उस तरफ जाके x इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आई है, ए एम की। अच्छा अब मैं सी एम की लिख देता हूँ, सी एन, ठीक है, हाँ जी सी एन। अब इसका मैं स्लोप लिखता हूँ, इसका तो -2 है, तो इसके परपेंडिकुलर का क्या होगा, +½ तो y, अच्छा ये +½ थोड़ा घटिया स्लोप नहीं लग रहा आपको, सोचो इससे आसान मैं ये वाला हाइट लिख डालूँ अगर बी ओ, क्या दिक्कत है, नॉट डिफाइंड स्लोप तुमको लिखते नहीं आया अभी तक, समझो इस चीज़ को आप लोग। कोई भी लाइन का स्लोप अगर इन्फिनिटी होता है तो इसका मतलब उसमें आपको इक्वेशन जो मिलेगी उस लाइन की वो कैसे मिलेगी, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की। बस एक x कोऑर्डिनेट पता चल जाए उस लाइन पर रखा हुआ, मेरा काम हो जाएगा। एक भी x कोऑर्डिनेट है ना, तो ध्यान से देखोगे आप, ये जो लाइन है बी ओ, इसका स्लोप कितना आएगा, क्योंकि इसका स्लोप 0 है तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। या इन्फिनिटी का मतलब मैं कल समझा चुका हूँ आपको, अंडरस्टैंडिंग स्लोप में दोनों ही परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो इसका मतलब ये जो बीओ लाइन है वो ऐसी लाइन है जो वाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है, इतना आपको इमेजिनेशन अपना तेज करना पड़ेगा। बीओ लाइन जो भी है ना दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, तो मतलब इसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। देखो ये पॉइंट बी का तो पता ही है ना मेरे को, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो इस लाइन की इक्वेशन में आंख बंद करके लिख दूंगा x इज इक्वल टू 2। इतना एक्सपर्टीज होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। एक भी एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया तो अपन आराम से लिख देंगे इसका। देखो इसका क्या नाम है बी ओ, इसकी इक्वेशन में लिख दूंगा x इज इक्वल टू 2, खत्म। इसको और इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से x 2 उठा के यहाँ पे रखना है, तो 2 + y - 8 इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा +6 आएगा। तो अपने पास ऑर्थो सेंटर आ गया, ऑर्थो सेंटर ही आया ना, हाँ तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो आप नीचे लिख लेना, दैट विल बी 2, +6, ठीक है। अभी सरकम सेंटर कर लो, सरकम सेंटर जितना जल्दी निकाल दोगे मैं आपको आज जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है। 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा मैं। अभी देखो मैं चाहता तो यहाँ पे सी एन की इक्वेशन लिखता तो भी सेम आंसर आता है, बट आप है ना आसान रास्ता ढूंढा करो। देखो सरकम सेंटर निकालते हैं, सरकम सेंटर निकालने के लिए कोई भी एक दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे अपन। तो मेरे पास ये है बी और ये सी और ये ए 0,8 और ये पॉइंट बी दिया है 2,4 और ये दिया हुआ है 6,8, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नंबर 1 ये बना दिया मैंने, पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। बाइसेक्टर है क्योंकि तभी ये मिड पॉइंट से पास करेगा, तो ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा, है ना। इसको मैं कुछ बोल देता हूँ अभी, ABCD बोल देता हूँ। ये मिड पॉइंट 2 सेकंड में निकल जाएगा। 8 + 2 6 + 2 कितना होता है 8, 8/2 4 होता है, 8 + 4 12, 12/4,6 हो जाएगा। अच्छा सी बी लाइन की इक्वेशन अपने को पता है, सॉरी स्लोप पता है अपने को 1 है, स्लोप ऑफ CB इज़ 1, तो इस परपेंडिकुलर का भी स्लोप कितना हो जाएगा -1। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1,
पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका इक्वेशन देखो 2 सेकंड में लिख देंगे, y-6 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x-4। लॉजिक समझ में आ रहा है ना आपको? आगे बढ़ते। अब किसका स्लोप अपने को पता है? वो मैं सोच रहा हूँ ना, फंस जाएंगे उसमें। नहीं फंसेंगे, कर देते चलो, ये इन्फिनिटी वाला ही करते हैं। देखो इसके परपेंडिकुलर मैंने एक बाइसेक्टर बनाया ये, अब ये ABCD E ले लेते, मिड पॉइंट निकाल लो इसका। अच्छा ये वाली जो CA है, स्लोप ऑफ AC, ये कितना है? 0 है, तो इसका कितना होगा? इन्फिनिटी होना चाहिए। अब नॉट डिफाइंड भी बोलो, मैंने आपको कल समझाया इनफाइनाइट स्लोप या नॉट डिफाइंड स्लोप दोनों का मतलब परपेंडिकुलर लाइन ही होगा, ठीक है। अच्छा तो क्या आप मेरे को E का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? 6 + 0 3 8। तो मैंने आपको बोला था ना कि ये इसका स्लोप इनफाइनाइट है, तो बस एक x कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो x इज इक्वल टू 3। बस आया समझ में कैसे लिखते खटाक से? ये चीज़ फील करनी है आपको कंसेप्चुअली, जिसको समझ में आया होगा ना वही लिख पाएगा ये 3, रटना नहीं है, परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा तो हमने पास हो जाएगा y-8 इज इक्वल टू, सॉरी आई एम सॉरी लिख तो लिया अपन ने, यही तो है इक्वेशन। y-8 से भी करोगे तो भी सेम आएगा। हाँ यहाँ पे x की वैल्यू 3 डाल देते हैं, डायरेक्टली इसमें डाल देते बिना खोले, तो -1 इंटू 3 - 4 -1, तो y-6, तो y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 3, तो सरकम सेंटर कितना आ गया अपने पास? 3,7। मैंने डायरेक्टली उसको सब्सटीट्यूट कर डाला ना, x इज इक्वल टू 3 को। ठीक है, मैं ना आप लोगों से, अगर मंडे को ऑनलाइन क्लास होती है, ऑफलाइन नहीं होती, ऑफलाइन होती तो अच्छी बात है, अपन मिलेंगे, मैं आपकी DPP यहीं कहीं चेक करूँगा। और अगर ऑनलाइन क्लास होती है तो आप मेरे को DPP जूम पे ही सेंड करोगे अब क्लास के बीच में, ठीक है। कोई भी ऐसा मत बोलना कि सर ये सबसे कॉमन बहाना, सर सेंड नहीं हो रहा जूम में, ये सबसे कॉमन बहाना होता है। 3 कॉमन बहाने मैंने देखे, 4, एक तो सेंड नहीं हो रहा है, फिर दूसरा माइक नहीं चलता सर मेरा, फिर तीसरा कि वीडियो भी नहीं चलता है, और फिर एक और होता है सबसे खतरनाक, सर नेटवर्क प्रॉब्लम ये तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि अब 3 साल बाद रेयरली कोई बच्चा यूज़ करता है, लेकिन फिर भी नेटवर्क प्रॉब्लम सर। और नेटवर्क प्रॉब्लम कब होती है? अगर किसी का मैंने नाम ले लिया कि ये बताओ मुझे फॉर्मूला, अगर किसी से पूछ लिया मैंने कि 2 + 2 क्या है और उसको नहीं आता है, तो बोले सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, और अगर उसको आता है तो खट से बता देगा कि सर 4 होगा आंसर। तो स्कैम नहीं होना चाहिए ऑनलाइन में इस बार, ठीक है। मेरे को आप लोगों को ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन आने में 1 महीना लगा पूरा, डांट के लाइन पे लाने में सबको, 1 महीना उसी में वेस्ट हुआ है अपना। तो अगले बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले वाईफाई का पैसा तो वैसे भी भर रहा होगा ना, हर किसी के घर पे वाईफाई तो यूज़ हो ही रहा होगा। आप DPP 1, 2 और 3 तीनों कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको मंडे के लिए सिर्फ 2 DPP दे रहा हूँ। 1 अभी कर चुके होंगे, कल का होमवर्क है वो। कितने लोगों ने किया है 1? एक ही लोग आप में से किसी ने किया है 1 पूरा? कुछ भी नहीं करा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं समझा था। आज आप DPP 1 आराम से कर पाओगे, पूरा इजी है। 40 क्वेश्चंस आज के आज करो, कल तक मत लेना उसको, और फिर कल करो आप DPP नंबर 2, है ना, और उसको भेज दो मेरे को संडे तक, मंडे का वेट मत करो, संडे तक ही भेज डालो, क्योंकि आपका जो टेस्ट होने वाला है ना, JEE मॉक है ना, तो मॉक टेस्ट जो भी होगा उसमें स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस होंगे, पहले कर लोगे बहुत मज़ा आएगा, वरना फिर उधर वाले बैच वाले बच्चे कर चुके हैं, उनका फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि उनका फ़ायदा हो आपका ना हो। उन लोगों की 3 DPP हो चुकी है, आपकी 2 हो जाएगी कल तक, ठीक है। डिस्कशन विल बी इजीली डन, कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम डाउट आने की कोशिश करना है आपको।
अरे ये सब डराने के लिए लिखा जाता है ए डैश बी डैश। कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो डीपीपी, बिल्कुल। नोट्स लिखो। हो गया हो गया हो गया। क्या हो गया? अच्छा समझा रहे हो? कौन सा वाला? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं पता फिर तुम्हें? तुमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं पता है क्या होता है? जब मैं 9वीं क्लास में था तो मेरे को एक चीज़ पढ़ाई थी टीचर ने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आप क्या करो, कंपास का नीडल एक एंड पे रखो और मोर देन हाफ लेके आप ऐसा करो, एक क्रॉस और एक क्रॉस नीचे, सेम उधर से करोगे, एक क्रॉस और एक क्रॉस, याद है? फिर इनको ज्वाइन करते थे तो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता था, याद आ रहा है? पक्का? हाँ, यही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले वर्टेक्स से पास करे। जैसे ये हाइट है, ये भी परपेंडिकुलर है, बट ये ए वर्टेक्स से पास कर रही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होगा कि वो, अच्छा ये हाइट ज़रूरी नहीं कि मिड पॉइंट से पास करे, लेकिन परपेंडिकुलर, ये मान लो मिड पॉइंट, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज़रूर मिड पॉइंट से पास करेगा, और सामने वाले वर्टेक्स से पास करे या ना करे, ये बिल्कुल नहीं करेगा, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी नहीं करता। ठीक है, आया समझ में? तुम क्या सोच रहे थे कि वो ए से पास करा देंगे? मेरे को पता है ना, प्रॉब्लम की जड़ में समझ गया था, तुमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं पता है। अभी पता चल गया ना, ए से पास नहीं करता है। ये रही हाइट और ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों में फ़र्क होता है भाई, समझ लो हर कोई। हाइट जो होती है वो ज़रूरी नहीं मिड पॉइंट पे आया हाइट। जैसे ये ट्रायंगल मैंने बना दिया अगर, ठीक है, ये ट्रायंगल पे हाइट इधर होगा, है ना, दिस इज हाइट, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए और सामने वाली वर्टेक्स से। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एकदम सेंटर से गुजरना चाहिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आ रहा है समझ में? दोनों में फ़र्क होता है दोनों परपेंडिकुलर, लेकिन एक मिड पॉइंट से पास हो रहा है और एक मिड पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कर लोगे डीपीपी? छोड़ देता हूँ जल्दी आज आपको, रिलैक्स करो 5 मिनट 10 मिनट पहले लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। 3 ही पॉइंट है, तीनों ऐसा है कि मैं लिखवाऊंगा नहीं तो भी काम हो जाएगा। देखो, लाइन्स इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइन्स इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस कौन सा वाला? ये वाला, AXES है ना, प्लूरल होता है। विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल हैव स्लोप +-1। I repeat, lines equally inclined with the coordinate axis will have slope +-1। समझे इसका मतलब क्या हो गया? कि एक लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब जो उसका y एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है थीटा, वही उसका x एक्सिस के साथ भी बन रहा है, अंदर वाला एंगल, अंदर वाला एंगल है ना। नॉर्मली अपन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करते हैं, वो अलग होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों x एक्सिस और y एक्सिस से इंक्लाइंड है, और अंदर वाला जो एंगल है अगर बराबर है तो इस लाइन का स्लोप या तो +1 होगा या तो -1 होगा। चेक कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं ये वाली लाइन बनाता हूँ तो ये थीटा है और ये भी थीटा है ना, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा? देखो, पहली बात में इन दोनों, मैंने काफ़ी मिक्स कर दिया इसको, देखो भैया आराम से देखो, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये 90 डिग्री होगा अगर, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 45 होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम तभी हो सकते हैं, है ना। दोनों का सम पहली बात तो 90 होना चाहिए, क्योंकि ये 90 एंगल सम प्रॉपर्टी से, और ये 19 इनका सम होना चाहिए, और दोनों सेम भी है तो 45 होना पड़ेगा। तो अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। तो लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? tan ऑफ 135 डिग्री, मतलब -1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर लाइन x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो उसका स्लोप -1 होगा या +1 होगा। +1 वाला केस भी देख लेते हैं। मान लो कि ये लाइन है और ये y एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है और x एक्सिस के साथ भी एंगल थीटा बना रही है, तो देखेंगे। अच्छा, आप बता सकते हो ये थीटा क्या होगा? 45 होगा, तो ये थीटा ही तो स्लोप होगा। इस केस में तो यही स्लोप होगा, क्योंकि वही तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बन रहा है एंगल,
तो इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ 45 दैट इज 1, है ना। ऐसा भी केस ले सकते हो आप, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट में बनाया मैंने, सेकंड में बनाया। अब देखो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन को इक्वली इंक्लाइन करता हूँ थीटा और थीटा, तो इस केस में स्लोप कितना हो जाएगा, देखते हैं। ये तो 45 होगा, ये 135 होगा, सप्लीमेंट्री एंगल तो -1, ठीक है। आराम से समझ में आना चाहिए, जरा भी फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए। ये फिर से अगर थीटा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा, ये भी 45, स्लोप कितना हो जाएगा 1। तो अगर 4 केस यही रहेंगे, है ना। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जगह छोड़ दो डायग्राम के लिए, आपको मैं पूरा बोर्ड छोड़ के जाऊंगा आपके लिए। लाइन कटिंग ऑफ, सेकंड लिखो, लाइंस कटिंग ऑफ ओ डबल एफ इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंसेस, इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन, इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन will have slope plus minus 1. Will have slope plus minus 1. वही वाली बात है, देखो देख लो आगे एक बार। एक ऐसी लाइन है जिसका ओरिजिन से इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंस कट हो रहा है, मतलब इसका जो इंटरसेप्ट का लेंथ आ रहा है, आई रिपीट, इंटरसेप्ट का लेंथ, नॉट इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का जो लेंथ आ रहा है वो लंबाई जो है वो बराबर है। मान लो ये लंबाई 3 है, ये भी 3 है, अगर क्या आप मुझे बता सकते हो कि एंगल डेफिनेटली 45 होगा, tan थीटा ना, साइड अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। तो अगर ये लंबाई a है और ये लंबाई भी a है, तो tan थीटा आपके पता, ये 45 पता चल गया, तो इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा 135, और जिसको इंक्लिनेशन समझ में आता है वही समझ पाएगा कि ये स्लोप हो जाएगा -1, ठीक है। इंक्लिनेशन जिसको नहीं आता समझ में वो फंस जाएगा। मैंने इंक्लिनेशन पढ़ाया, आप जाके दोबारा देख सकते हो। अच्छा, अगर देखो ये लाइन ऐसे इक्वल डिस्टेंस कट करती है, मान लो a और a, तो क्या बता सकते हो ये भी 45 होगा और यही स्लोप होगा, इंक्लिनेशन भी ये होगा, तो स्लोप 1 हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर इक्वल डिस्टेंस कट करती है तो स्लोप +1 या -1 होगा। इधर देखेंगे, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, देखो आप आराम से फील कर सकते हो। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक्यूट बन रहा है, यहाँ पे फिर से ऑब्ट्यूज बनेगा लाइन का एंगल, ठीक है। ये तो 45 हो गई होगा, तो स्लोप हो जाएगा -1। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में करता हूँ मैं ये वाला कांड, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, वर्टिकली अपोजिट, तो स्लोप हो जाएगा +1, ठीक है। थर्ड है, लाइन्स हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, लाइन्स हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट। अच्छा, इक्वल इंटरसेप्ट में और इक्वल इंटरसेप्ट लेंथ में फ़र्क है ना। इक्वल इंटरसेप्ट विल हैव स्लोप -1, विल हैव स्लोप इक्वल टू -1 ऑलवेज। इंटरसेप्ट की लंबाई, अच्छा इधर बता सकते हो आप मेरे को, यहाँ पे देखो प्लीज़, यहाँ पर x इंटरसेप्ट कितना है a, y इंटरसेप्ट कितना है a, यहाँ पर x इंटरसेप्ट कितना है -a। इंटरसेप्ट का लंबाई भले ही a है, लेकिन इंटरसेप्ट का वैल्यू -a है ना। तो अगर आपको बोला जाता है कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब साइन भी सेम होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर अगर मैं ऐसा बनाता हूँ a और a, क्या ये इक्वल इंटरसेप्ट है, हाँ ये इक्वल इंटरसेप्ट है ना, दिस इज इक्वल इंटरसेप्ट। ये वाला इक्वल इंटरसेप्ट नहीं होगा, ये वाला फिगर, दिस इज नॉट इक्वल इंटरसेप्ट। फिर दोबारा इक्वल इंटरसेप्ट थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा, यहीं पर होगा ना, तो बस 2 ही फिगर बनेंगे यहाँ पे, है ना, a और a। तो यहाँ पर भी स्लोप कितना होगा -1, और यहाँ पर भी स्लोप होगा -1, देख चुके अपन वो पहले, ठीक है। तो फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। ये लैंग्वेज क्वेश्चन में आपको मिलेगी, इसलिए मैंने लिखवा दिया है।